नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने और अलग करने के मिशन को पूरा करके भारत का नाम एलीट क्लास में शामिल करा दिया है। क्या है ये पूरा मिशन और कैसे इससे भविष्य के आने वाले अंतरिक्ष के मिशन को मिलेगी बड़ी सहायता, इस विषय पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के फैसलों की भी, दिखाएंगे खबर दिल्ली के महाकुंभ में, दिल्ली की सियासत में किस तरीके से आज दिन भर खबरें होती रही, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे खबर महाकुंभ की तस्वीरों से जुड़ी हुई, साथ ही साथ होगी देश और दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इसरो ने रचा इतिहास, स्पेसएक्स मिशन के उपग्रहों की सफल डॉकिंग के साथ ही भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में सफलता पाने वाला बना चौथा देश। कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में एक और लॉन्च पैड बनाए जाने को दी मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का जल्द होगा ऐलान। कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत। बंद हुई हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान, संस्थापक नेट एंडरसन ने शॉर्ट सेलर फर्म को बंद करने का किया ऐलान। बीजेपी ने पूछा क्या उसकी दुकान का ठेका राहुल गांधी को मिल गया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच पिछले मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में कई नक्सली भी अभी घिरे हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। चाकू से हमला करने वाले व्यक्ति की हुई पहचान, जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। सर्जरी के बाद सैफ की हालत खतरे से बाहर। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार ने आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत श्रीहरिकोटा से तीसरे लॉन्चिंग पैड को मंजूरी दी गई है। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण में इस्तेमाल होने वाले यह तीसरा लॉन्चिंग पैड अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए करीब 4000 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी है। 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति भी जल्दी की जाएगी। देश भर में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। पीएम मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। जल्द ही इस आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अपने गठन के बाद 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश भी केंद्र सरकार को जल्द ही सौंप देगा। 2016 में लास्ट पे कमीशन, 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। 8वें वेतन आयोग का फायदा केंद्रीय कर्मियों, पेंशन भोगियों के अलावा रक्षा बलों, रेलवे कर्मचारियों और दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। केंद्र के ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मियों के संगठनों ने मोदी सरकार के फैसले को लेकर खुशी जाहिर की है। शिव गोपाल मिश्र ने दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और पीएम मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को धन्यवाद करता हूं। आज ये सेंट्रल पे कमीशन अपॉइंटमेंट के लिए जल्दी से पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके डेट ऑफ इफेक्ट जनवरी 2026 से ये रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर, रिवाइज्ड अलाउंसेस देने का ये कर्तव्य बनता है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग के लिए मंजूरी दी है। ये जो खुशी हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे थे और नए साल के तोहफा मानिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम सभी रेल कर्मचारी इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्पेस सेक्टर के लिए भी एक बड़ी खबर आई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में एक और लॉन्च पैड बनाए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये देश का तीसरा लॉन्चिंग पैड होगा। करीब 4000 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को 4 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। फर्स्ट
और सेकेंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, दो रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज़्यादा थ्रस्ट जहाँ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। गौरतलब है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बीते वर्षों में मोदी सरकार के अहम फैसलों को देखें तो कुल 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी मिल चुकी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में मोदी सरकार के अहम फैसलों के चलते मौजूदा समय में 200 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। गुरुवार के फैसले से वैश्विक स्तर पर देश का अंतरिक्ष सेक्टर और तेजी से आगे बढ़ेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। मिशन स्पेडेक्स के तहत भारत ने जमीन से संचालित करते हुए 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ने और उन्हें फिर अलग करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। डॉकिंग और अनडॉकिंग की इस प्रक्रिया की महारत हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत ने बाकी तीनों देशों के मुकाबले सबसे सस्ती तकनीक के आधार पर यह सफलता अर्जित की है। 16 जनवरी की तारीख भारतीय अंतरिक्ष इतिहास के लिए बेहद खास हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों में एक और मुकाम स्थापित करते हुए अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इसरो के मुताबिक स्पेडेक्स मिशन के उपग्रहों की सफल डॉकिंग के साथ ही भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में सफलता पाने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, डॉकिंग सक्सेस, स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। एक ऐतिहासिक क्षण, डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई। भारत सफल अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। पूरी टीम को बधाई, भारत को बधाई। ये जो डॉकिंग और अनडॉकिंग की कैपेबिलिटी है, एक ऐसी कैपेबिलिटी थी, एक ऐसी क्षमता थी जिसके बिना हमारी आगे की प्रगति रुक जाती, और अब हम उसी प्रकार से क्षमतावान हैं जैसे कोई भी और देश। इसरो ने 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट का विलय सफलतापूर्वक कराया है। इनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम है। ये उपग्रह स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स मिशन का हिस्सा थे, जिसे 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV-C60 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। भारत अब डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। डॉकिंग तकनीक स्वदेशी तौर पर विकसित की गई है और इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्पेडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स के तहत लॉन्च किए गए 2 उपग्रहों की सफल डॉकिंग के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग की सफलता के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। स्पेडेक्स मिशन कक्षीय डॉकिंग में भारत की क्षमता स्थापित करने में मदद करेगा, जो भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान और उपग्रह सेवा मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको अब बताते हैं कि आखिर ये पूरा मिशन क्या है जिसको लेकर भारत एलीट क्लास में शामिल हो गया है। क्या है स्पेडेक्स मिशन, इसके बारे में अगर जिक्र करें तो ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण था और इस मिशन को लेकर हम बात करेंगे, तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस बार जब वापस आएंगे तो विस्तार से इस विषय पे हम बात करेंगे। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सर, आपका
KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कि स्पेसएक्स मिशन को लेकर आज किस प्रकार से भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है, उसका जिक्र करते हैं। क्योंकि क्या है स्पेसएक्स मिशन, इसका समझना जरूरी है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, यानी कि डॉकिंग के अनुभव को हासिल करना, ये इसरो का पूरा एक तरीके से पूरा मिशन का काम था। PSLV C-60 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे गए थे 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट। ये काम पहले हुआ था दिसंबर महीने में। उसके बाद में आज क्या सफलता हासिल की, इसका भी जिक्र करेंगे। 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट, जिनमें एक चेजर SDX-1 था, दूसरा टारगेट था SDX-2। इनको भेजा गया था, ये 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट को, जिसमें चेजर और एक तरीके से टारगेट, 2 उनको नाम दिया गया था। इनमें एक चेजर होता है, एक टारगेट होता है। प्रत्येक स्पेस क्राफ्ट का वजन 220 किलोग्राम था और ये दोनों को ही एक साथ प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष में। उसके बाद इनको डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया आज की गई है। इसी प्रकार से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में इन दोनों को प्रक्षेपित करके स्थापित किया गया था, जहां पर ये लगातार घूम रहे थे। दोनों सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को एक तरीके से आज पूरा किया है और यही महारत हासिल करनी थी भारत, जिसके लिए चौथा देश बन गया है। डॉकिंग का मतलब है सैटेलाइट्स का आपस में जुड़ना। अंतरिक्ष में ही ये आपस में 2 अलग अलग सैटेलाइट्स आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद में जब अनडॉकिंग की बात होती है तो वो एक तरीके से जो जुड़ते हैं फिर वो अलग हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को डॉकिंग और अनडॉकिंग कहा जाता है और इसीलिए ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जमीन से संचालित होता है और अंतरिक्ष में ये पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। स्पेसएक्स से भारत ने लगाई है बड़ी छलांग। किस प्रकार से, इसरो की स्वदेशी तकनीक है। भारत की इसरो ने अपनी दम पर इस पूरी रिसर्च को किया, उसकी तकनीक हासिल की और एक तरीके से ये पूरा स्वदेशी तकनीक के आधार पर भारत का इसमें पेटेंट करा लिया अपनी इस तकनीक को, यानी कि अब कोई भी ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। चंद्रयान 4 मिशन में उपयोगी होगा। ये जो हमने आज हासिल किया है अनुभव, ये हमारे चंद्रयान 4 मिशन में बहुत उपयोगी होगा। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जो महत्वपूर्ण कोशिशें चल रही हैं उसमें भी एक तरीके से ये लाभदायक होगा। 2040 में चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष का जो अंतरिक्ष में व्यक्ति पहुंचेगा भारत का, वो उसके यात्री को पहुंचाने में एक बड़े योगदान के तौर पर यह अनुभव हमारे लिए कारगर साबित होगा। भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है और चौथा देश बन गया है दुनिया का जिसके पास ये महारत हासिल है। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन के पास यह महारत हासिल थी और भारत ने इस महारत को हासिल करने के बाद में चौथा देश का तमगा हासिल किया है। बहुत ही किफायती भारतीय तकनीक है। हालांकि अन्य देशों की बात की जाए तो उनके पास में बहुत खर्चीली तकनीक थी, लेकिन भारत ने स्वदेशी आधार पर एक किफायती तकनीक को हासिल किया है। अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा भारत के इस पहल से और भारत ने यह साबित किया है कि उसकी क्षमताएं कैसे लगातार बढ़ रही हैं। और अगर बात की जाए तो स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम जब इस प्रकार के अनुभव को हासिल करते हैं तो हमारे कोई स्पेसक्राफ्ट अगर गलत दिशाओं में जा रहे हैं तो उनको सही दिशा में लाने का, उनकी कक्षा में स्थापित करने का, पुनः स्थापित करने का हमको महारत हासिल होगी। सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग को भी करने में मदद मिलेगी। जब हम कभी स्पेस में इस प्रकार के काम को करेंगे तब हमको इस बात का अनुभव बहुत ही मददगार साबित होगा। लेकिन अगर बात की जाए इसरो के लिहाज से भी, तो इसरो के लिहाज से भी कई बड़े कदम इसरो ने हासिल किए हैं। अन्य देशों की उपलब्धियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो अमेरिका ने 16 मार्च 1966 में ये उपलब्धि हासिल की थी। रूस ने 30 अक्टूबर 1967 में ये उपलब्धि हासिल की थी। चीन ने बहुत बाद में, अभी कुछ समय पहले 2 नवंबर 2011 में ये उपलब्धि हासिल की थी। और दुनिया का चौथा देश है भारत, जिसने 2025 में
आज ये उपलब्धि हासिल की है और सिर्फ 4 देश हैं भारत को मिलाकर, इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत, जो कि इस प्रकार की उपलब्धि को हासिल कर चुका है। अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसरो ने कई बड़े काम किए। उसमें क्या है, चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया और भारत ऐसा पहला देश बना, क्योंकि आज तक किसी भी दुनिया के देश ने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के अपने अंतरिक्ष यान को नहीं उतारा है। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था। यह भारत के इसरो की कामयाबी है। इसी प्रकार से अन्य तथ्यों की अगर बात की जाए जल्दी से, तो हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी उपलब्धियां रही हैं इसरो के पास में। इसरो ने अभी तक 432 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है और भारत के अलावा ये अलग है 432 जो कि विदेशी उपग्रह है। इसी प्रकार से अगर इसरो की अगर बात की जाए 2014 से अब तक 397 उपग्रहों को इसरो ने प्रक्षेपित किया है। तो यह बताता है कि कितनी बड़ी संख्या में विदेशी उपग्रहों के लिए भारत का इसरो लॉन्चिंग पैड बन चुका है। 10 सालों में लॉन्चिंग से कमाए हैं इसरो ने $444 मिलियन। ये अपने आप में व्यवसायिकीकरण के लिहाज से भी देखा जाए तो भारत को बहुत बड़ा फायदेमंद हो रहा है। 2 वर्षों में अंतरिक्ष के स्टार्टअप्स में 200 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि निजी क्षेत्र को भी इसमें ओपन किया गया है लिमिटेड तरीके से। भारत के रिफॉर्म प्रक्रिया के तहत सबसे सस्ता मंगलयान मिशन रहा था भारत का। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अगर बात की जाए तो भारत ने इसको सफलता के झंडे गाड़े गए थे। एक साथ 104 उपग्रह 2017 में भारत ने अपने अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किए थे और एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया था एक साथ इतनी संख्या में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का। भारत ने नई गैलेक्सी सरस्वती को भी खोजा था 2017 में। तो यह दिखाता है कि भारत किस तरीके से अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी लगातार क्षमताओं को विस्तार दे रहा है। मिसाइल को हवा में नष्ट करने की क्षमता भी भारत ने हासिल की है और यह अपने आप में किस समय कभी दुश्मन हमारे सैटेलाइट्स को अटैक करे तो उस समय ऐसी स्थिति में हम अब उस क्षमता को हासिल कर चुके हैं। 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये दिखाता है किस तरह से क्वांटम जंप इस दिशा में भी देखने को लगातार मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि इसरो और अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार हमारी बढ़ती हुई उपलब्धियां इस बात की दिखाती हैं कि कैसे हम तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा तूतीकोरिन से भी शुरू करने का भारत सरकार का प्रस्ताव है और आज भी हमने देखा कि तीसरे लॉन्चिंग पैड का कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसरो ने लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य का अध्ययन कर रहा है और यह भी अपने आप में दुनिया के बहुत कम देश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन की शुरुआत की है, जो कि अपना इस समय काम कर रहा है। इसी तरह 2024 में पहली बार मनाया गया अंतरिक्ष दिवस और यह हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सम्मान के तौर पे बहुत बड़ी बात है कि पहली बार इस दिशा में सोचा गया और पिछले साल 2024 में पहली बार अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो ये तमाम वो बातें हैं जो ये बताती हैं कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तरीके से कैसे इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी पूरे हमारी जो आज की महारत है इस पर हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। इसरो ने रचा इतिहास, डॉकिंग में भारत बना खास, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में मौका है। और इस विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अजय लेले जी हैं जो कि अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञ हैं और इट्सा से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा रतन श्रीवास्तव जी हैं जो कि अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अजय लेले जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो आम व्यक्ति समझना चाहे कि डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया जो महारत हमने हासिल की है, कैसे आम व्यक्ति के नजरिए से इसको आप समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और भारत ने, इसरो ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। अजय जी, हम आम व्यक्ति के संदर्भ में कहें तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं और एयरक्राफ्ट को एक एरो ब्रिज लगाया जाता है, तो डॉकिंग की प्रक्रिया कहीं ना कहीं उससे ताल्लुक रखती है कि वो एरो ब्रिज एयरक्राफ्ट को डॉक करता है। लेकिन वो एक मैनुअल डॉकिंग होता है, जमीन से ऊपर 30-40 फीट पे होता है। आज हमने जो डॉकिंग किया है वो अंतरिक्ष में किया है। हमारे जो सैटेलाइट्स है वो 470 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तो वहां पे हमने ये प्रक्रिया की है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रक्रिया की है वो रोबोटिक प्रक्रिया है। यहाँ पे कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमने पूरा प्लानिंग किया था। पहले जब हमने उपग्रह छोड़े थे तो हमने ये इंश्योर किया था कि वो 20 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे। उसके बाद हमने उसको स्लोली स्टेडीली एक दूसरे के नजदीक लाने की परिकाष्ठा की। पहले वो 1,005 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे थे, फिर धीरे धीरे करते हुए हम 3 किलोमीटर तक आ गए थे। उसके बाद हमने देखा 2 बार इसरो ने प्लान किया था 7 तारीख को और 9 तारीख को डॉकिंग करने का, बट उनको रिजल्ट्स कुछ अच्छे मिले नहीं थे। उनको और डेटा की जरूरत थी, तो उन्होंने जब 3 मीटर दूरी पर आ गए थे 9 तारीख को दोनों उपग्रह, उसके बाद उन्होंने काफी सारा डेटा
गैदर कर लिया था, जिससे उन्होंने अध्ययन किया कि एग्जैक्ट डॉकिंग प्रोसेस कैसी हो सकती है। सो उसके बाद इसरो ने पूरा अध्ययन के बाद आज एक सफलतापूर्वक डॉकिंग की है, बिकॉज इसरो ये चाहती थी कि डॉकिंग सफलतापूर्वक हो जाए। ऐसा नहीं था कि हमें आज ही करनी है या कल ही करनी है, हमें टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना था और वो आज सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे है। रतन जी, आपसे समझना चाहते हैं कि आज जो हमने अनुभव हासिल किया है, जो हमने महारत हासिल की है, इसका हम भविष्य में किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और कैसे ये अनुभव हमको फायदा देगा? तो जैसे कि आपने अभी पहले बताया था जब शो शुरू करने से पहले कि इस डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया का फ़ायदा हमें ख़ास तौर से 3 मिशंस जो अभी होने वाले हैं उनमें मिलेगा। सबसे पहला मिशन जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने जा रहा है उसके लिए, दूसरा गगनयान के लिए और तीसरा चंद्रयान 4 के लिए। क्योंकि चंद्रयान 4 जो होगा वो चंद्रमा की सतह से जो वहाँ पे मिनरल्स हैं, जो वहाँ की हमें चाहिए, क्या कहते हैं, जो हमें वहाँ के सैंपल्स चाहिए, वो सैंपल्स उनको हमें वापस लेकर के आना है और यहाँ पे स्टडी करना है। तो उसके लिए ये काम आएगा, गगनयान के लिए काम आएगा और ये जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। बेसिकली जैसे बताया अभी अजय साहब ने कि ये डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया जैसे उन्होंने बताया हवाई जहाज़ का है, तो वो तो बहुत सिंपल सा हो गया, लेकिन ये हमने स्पेस में जब किया है तो स्पेस में हमने इसको कम्प्लीटली ऑटोमेटेड तरीके से किया है। और ये ऑटोमेटेड तरीके से जब हमने किया है तो हमने इसका सारा कंट्रोल धरती से है, कोई वहाँ पर नहीं है। 470 किलोमीटर की दूरी पर अगर किया गया है और अगर हम चौथी कंट्री बन गए हैं और हमारा ये अपनी टेक्नोलॉजी है, हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और ये पूरी भारत में विकसित टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हमने इसके लिए कहीं और से मदद नहीं ली है। भारतीय इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ने मिलकर इस पे काम किया है और ख़ास तौर से एक कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजीज़ जिसमें इसकी पूरी टेस्टिंग की गई थी और उस टेस्टिंग करने के बाद अनंत टेक्नोलॉजी और यू आर राव स्पेस सेंटर सैटेलाइट सेंटर ने मिल करके इसको सर्टिफाई किया। जब तब ये गया PSLV में। ये हमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये दो स्पेसक्राफ्ट जो हैं इनमें एक में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैमरास हैं और दूसरे में हमारे पास जो टेस्टिंग करनी है वो है। तो जो कैमरास हैं और जो उसके अंदर कैमरास लगे हुए हैं वो सर्वेलेंस के भी कैमरास हैं और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास भी हैं, रेडिएशन मॉनिटर है और ये सब बहुत विकसित टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे देश में डेवलप की गई हैं। और बिल्कुल, और हमने खुद से उसको डेवलप भी किया। मैं आता हूं सर आपके पास में। अजय सर जी, अजय सर एक चीज आपसे समझना चाहते हैं कि 2 स्पेसक्राफ्ट का जुड़ना, इसका थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाइए। क्या वो महज पास आके उसको जुड़ना कहा गया या जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लड़ाकू विमान होते हैं उसमें रिफ्यूलिंग होता है तो एक तरीके से वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ये प्रक्रिया क्या थी थोड़ा सा, और इसमें सबसे क्रूशियल मोमेंट कौन सा था इस पूरे मिशन को लेकर? सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये थी कि ये स्पेसक्राफ्ट को खाली एक दूसरे के पास नहीं आना था, उनको एक दूसरे के साथ जुड़ना था। तो अगर आपने देखा होगा कि उसके क्लैंप्स थे, सो वो पूरा एक दूसरे के अंदर जा चुके हैं ये दोनों स्पेसक्राफ्ट, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करना है, कई सारी चीजें करनी है। सो जैसा अभी कहा कि 2 स्पेसक्राफ्ट का 2 डिफरेंट उपलक्ष्य है, एक आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, दूसरा आपका साइंटिफिक सैटेलाइट है। लेकिन अब जब ये 2 स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे को जुड़ गए हैं तो एज अ सिंगल यूनिट भी ये काम कर सकते हैं। सो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जैसे अंतरिक्ष में लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को उनके यान से स्पेस स्टेशन के अंदर भेज सकते हैं, तो आपको पूरा जुड़ना पड़ता है। अगर आप जुड़ नहीं पाएंगे तो होगा नहीं। तो ये खाली एक दूसरे के बगल में नहीं आए हैं। इसीलिए हमने जब देखा था 3 मीटर दूरी पर थे तब हमने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस लिए थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों सैटेलाइट्स का रिलेटिव वेलोसिटी करीब करीब 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये स्पेसक्राफ्ट जुड़ सकते हैं। और अगर ये जुड़ते नहीं, खुदा न खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो स्पेस में काफी भारी मात्रा में डेब्रिस पैदा हो जाती, वो सबके सैटेलाइट्स के लिए हानिपूर्वक है। तो इसीलिए भारत ने काफी समय लिया, लेकिन समय लेने के बाद उन्होंने जब एग्जैक्ट उनको आइडिया आया कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, तभी उन्होंने ये जोड़ने की प्रक्रिया की।
क्योंकि अगर सैटेलाइट्स एक दूसरे के ऊपर हिट हो जाते तो वो टूट सकते थे और स्पेस में डेब्रीज पैदा हो जाती थी। जी रतन जी, क्या ये जो एक्सपेरिमेंट या अनुभव आज हमने हासिल किया है ये बस यहीं तक था, या एक बार फिर से हम इस प्रकार के प्रयास करेंगे इसी ही मिशन में कि ये फिर से एक बार उनके साथ डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया करें, ताकि हम कई बार उस अनुभव को हासिल करके और अपने और ज्यादा खुद को महारत हासिल कर सकें? तो ये जो है एक डेमोन्स्ट्रेटर मिशन था। डेमोन्स्ट्रेटर मिशन का जैसे डेमोन्स्ट्रेटर से ही हम ये कह सकते हैं कि हमें इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट करना था और वैलिडेट करना था टेक्नोलॉजीज कि अगर हम दो स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस में डॉक कर सकते हैं, अनडॉक कर सकते हैं। डॉक अनडॉक में भी ये सॉफ्ट डॉकिंग है। सॉफ्ट डॉकिंग इसलिए है क्योंकि जैसे अजय साहब अभी बोल रहे थे आपसे कि इसको हमें जब दो स्पेसक्राफ्ट मिला करके एक साथ उनको एक स्पेसक्राफ्ट की तरह कंट्रोल करना है और एक साथ काम करवाना है, ये एक एयरटाइट डॉकिंग है। और अगर जब हम इसके बाद अपना गगनयान मिशन करेंगे तो गगनयान मिशन में भी हमको सॉफ्ट डॉकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमंस ट्रांसफर हो रहे हैं एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में। एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाना का प्रक्रिया इतनी आसान साधारण नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि बोइंग का स्टारलाइनर जो लेके गया था सुनीता विलियम्स को, उसकी डॉकिंग अनडॉकिंग ही ठीक नहीं हो पाई थी और उसी की वजह से सुनीता जी अभी तक स्पेस में अटकी हुई है। स्टारलाइनर को वापस लेकर के आए, अनडॉक किया, लेकिन नासा को ये विश्वास नहीं था कि ये सेफली आ सकता है वापस। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और इस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को हमने भारत में जो डेवलप किया है और अब डेमोन्स्ट्रेट किया और वैलिडेट किया है। अभी ये ख़त्म नहीं होगा, अब अगले 3-4 दिन तक इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, काम होगा, रोबोटिक आर्म का यूजेज करवाया जाएगा। रोबोटिक आर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए। तो वो है, कैमरास हैं, और जैसे सैटेलाइट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर होता है वो होगा, इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा, मतलब दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से बात कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है डॉकिंग की प्रक्रिया को डेमोन्स्ट्रेट और वैलिडेट करने के लिए। और दोनों सैटेलाइट जैसे एक स्पेसक्राफ्ट जब बन गए हैं तो एक स्पेसक्राफ्ट वो कैसे अर्थ के साथ हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सब अभी ये एक्सपेरिमेंट एक तरीके से होना बाकी है, उस पर चलता रहेगा। अजय सर, एक जल्दी से इस बात को समझना चाहेंगे कि भारत के अभी भविष्य के लिहाज से 2 बड़े मिशन जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा खुद का अपना स्पेस स्टेशन हो, उसके अलावा हम अपना भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा तक भेजें, उस लिहाज से ये जो अनुभव है कैसे मददगार साबित होगा? डेफिनेटली ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव है, क्योंकि आपने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया है और वो भी सक्सेसफुली किया है। इसके आगे हमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रयान पर भेजना है हमें, मून मिशन 4 भेजना है, उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम भारत के अंतरिक्ष को चंद्रमा पे भेजने की कोशिश करेंगे उसके लिए और 15-20 साल का अवधि है हमारे पास, लेकिन हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट चंद्रयान 4 मिशन के लिए है। तो डेफिनेटली रोबोटिक जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, आगे जाने वाले दिनों में इसको ह्यूमंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गगनयान मिशन में तो आपके खुद के एस्ट्रोनॉट्स होंगे। सो अभी जो किया है वो चंद्रयान 4 के लिए मेरे विचार से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा और एक बड़ा आधार भी बनेगा हमारे भविष्य की अंतरिक्ष की छलांग लगाने को लेकर। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पे आज भी नॉमिनेशन का दिन रहा और दिग्गजों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है।
योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गुजरात दौरे के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। अमित शाह ने वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात दी है। गृह मंत्री ने कहा कि वडनगर सबसे पुरातन शहरों में से एक है और हजारों साल से वडनगर की यात्रा लगातार इसी प्रकार से चली आ रही है। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वडनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार प्रेरणा संकुल राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इसी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अमित शाह ने वडनगर में कुल 34,235 वर्ग मीटर क्षेत्र में 33.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और विकसित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। आज यहाँ पर लगभग 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया गया है और मैं नरेंद्र भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ये परिकल्पना कर न केवल वडनगर, गुजरात और देश की संस्कृति को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रेरणा संकुल परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसी स्कूल में आने वाली पीढ़ी अपना भविष्य निर्माण करेगी। जिस स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, वहां आज देश भर के बच्चे इसी रास्ते पर चलने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रेरणा संकुल आने वाले देश के भविष्य में कई ऐसे बड़े व्यक्तियों का योगदान देने का काम करेगा। अमित शाह गणपत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों में ऊंचाइयों को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का बहुत बड़ा काम समाप्त कर दिया है। आज दुनिया की हरेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अपना यूनिट लगाने के लिए लालायित है और जब देश उत्पादन का हब बनता है, उसका सबसे बड़ा फायदा मेरे सामने बैठे हुए युवाओं को होता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मेहसाणा के संगीत संग्रहालय के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात दिल्ली से जुड़ी सियासत की। दिल्ली में 20 दिन के बाद 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए इन दिनों नामांकन का काम बहुत तेजी से जारी है। आज भी दिल्ली में कई दिग्गजों ने अपनी अपनी सीटों से पर्चा दाखिल किया तो जुलूस निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते नजर आए। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ही दलों ने के बड़े बड़े नेताओं ने आज भी अपने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला तो अपने काम के आधार पर दिल्ली की जनता से समर्थन मांगा। कैसा रहा आज का सियासी दिन दिल्ली में चुनाव के नजरिए से, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नामांकन की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उम्मीदवारों ने नामांकन किया। दिल्ली की सबसे हॉट सीट में शुमार नई दिल्ली सीट से गुरुवार को संदीप दीक्षित ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। संदीप दीक्षित इस सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। उनकी नामांकन रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
संदीप दीक्षित ने अपनी जीत का दावा किया और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनने की उम्मीद जताई। लोगों के मन में क्या है उसको भांपने की कोशिश की, वो दिखा भी, बिना पूछे भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। बीजेपी की ओर से गुरुवार को दो बड़े नेताओं कपिल मिश्रा और हरीश खुराना ने पर्चा भरा। कपिल मिश्रा ने करावल नगर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। नामांकन से पहले कपिल मिश्रा ने रैली निकाली। भाजपा उम्मीदवार हरीश खुराना ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा। इससे पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ हवन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और जो उत्साह यहाँ लोगों पे आप देख रहे हैं, भव्य विजय भाजपा की दिल्ली विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोती नगर विधानसभा में हम करते हुए विधानसभा के अंदर जाएं और दिल्ली के अंदर हम जो पिछले कई सालों से सरकार में नहीं हैं, वापस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता वापस मिले। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची को जारी कर दिया है। चौथी सूची में भाजपा ने कुल 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी नामांकन में जुटे हुए हैं। पार्टी के बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय ने अपने अपने पर्चे भरे। मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा से नामांकन किया। पर्चा भरने से पहले दिल्ली के जंगपुरा इलाके में अपनी यात्रा निकाली, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं गोपाल राय ने बाबरपुर सीट से पर्चा भरा। उन्होंने टाटा नैनो कार से नंदनगरी स्थित निर्वाचन कार्यालय में पहुंचकर नामांकन किया। दिल्ली सरकार में मंत्री और ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने भी पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने से पहले कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद सबने अपनी अपनी जीत के दावे किए। जंगपुरा का एक एक भाई, एक एक बहन, वही प्यार और सम्मान अपने इस भाई को देंगे जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को देते रहे हैं। मुझे भरोसा है बाबरपुर विधानसभा में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, काम के लिए लोग दोबारा हमसे फिर से मौका देंगे। शुक्रवार का दिन नामांकन का आखिरी दिन है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान है और नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर बंद हुई हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान, किस तरीके से इसका ऐलान हुआ है, क्या है पूरी खबर, कैसे राजनीति फिर से करवाई, इस पूरी खबर को दिखाएंगे विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। NDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। NDH की देगी मिर्च।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। हम खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक न्यूज़ नाइट में बुलेटिन में हमने किन बड़ी खबरों पर डाली है नजर। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी मंजूरी दी है। इसरो ने रचा है इतिहास, डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया को आज पूरा किया है। वडनगर, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का गृह नगर है, वहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आज पहुंचे हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ हमने आपको रूबरू कराया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम भारत के दौरे पर हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और सिंगापुर के संबंधों को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई और साथ ही भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर भी दोनों ही नेताओं के बीच में विस्तार से बातचीत हुई है। और भारत के दौरे पर आए सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान आपसी महत्व के कई मसलों पर दोनों ही नेताओं के बीच विस्तार से बातचीत हुई है। सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की ये मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर तमाम आपसी सहयोग के मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई है। 5 दिवसीय दौरा सिंगापुर के राष्ट्रपति का भारत की यात्रा के दौरान। अदानी समूह पर रिपोर्ट प्रकाशित करने को लेकर विवादों में रही अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है और यूएस की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग पर रिसर्च एक तरीके से उस पर ताला लगने वाला है। कंपनी के फाउंडर नॉर्थन एंडरसन ने इसकी घोषणा की है, क्योंकि ये बंद होने जा रही है। उन्होंने एक तरीके से इसको बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी बंद करने के कारणों का उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और हिंडनबर्ग अपने आप में कई वजहों से चर्चा में रही थी। कंपनी की रिसर्च एक्टिविटीज खत्म होने की बात कही गई है, क्योंकि जिस प्रकार की रिसर्च एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व थी उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसी प्रकार से राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का समर्थन किया था, वो भी अपने आप में लगातार चर्चा का विषय रहा था और उसकी वजह से भारत को लेकर कई प्रकार की, अदानी समूह को लेकर कई प्रकार की बातें कही गई थी, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सुर्खियों में रहा था और अब वो एक तरीके से बंद हुई है, जिसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग के बंद किए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि हिंडनबर्ग ने अपना ऑफिस बंद कर दिया है, तो राहुल गांधी उसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं और झूठ और भ्रम फैलाने वाले राहुल गांधी और हिंडनबर्ग का सच सबके सामने अब आ चुका है। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। माननीय राहुल गांधी, आप विपक्ष के नेता हैं संसद में, इंडियन स्टेट का मतलब समझते हैं आप? क्या आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं? हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंडियन स्टेट के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन करता है? हिंडनबर्ग करता है। हर संसद के चुनाव सत्र के पहले एक रिपोर्ट आएगी, हंगामा बनेगा, टीवी डिबेट कराई जाएगी और उसको इश्यू बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच पिछले कई घंटों से मुठभेड़ जारी है। पुलिस की कार्रवाई में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और अपने आप में इस ऑपरेशन में लगभग 1500 जवान शामिल हैं। नक्सलियों के खिलाफ एक तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के निशाने पर नक्सली हैं और 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बीते कुछ घंटों के बीच जो ये लगातार मुठभेड़ चल रही है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस प्रकार से लगातार ये कोशिश है पूरे देश को नक्सलियों से मुक्त कराने को लेकर और इस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है और इसमें कुछ बड़े नक्सल लीडर भी शामिल हैं। वहीं बीजापुर में ही आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान भी घायल हो गए, इसकी भी खबर सामने आ रही थी। लगभग 1500 जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हैं जो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं और अभी तक बीते कुछ घंटों की इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे आपको खबर दिखाएंगे कि अभिनेता सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसकी वजह से कैसे बॉलीवुड दहला है। क्या अभी तक पुलिस के हाथ इस जांच में आया, इस खबर पे होगी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक
ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर कल देर रात उनके ही घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकुओं से उन पर हमला कर दिया। घायल सैफ का अस्पताल में मुंबई में इलाज चल रहा है, जहां वो फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस इस पूरे मामले की हर प्रकार के एंगल से जांच कर रही है। तो एक संदिग्ध की फोटो भी सामने आई है जिस पर इस घटना को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। सैफ पर हमले के बाद विपक्षी नेताओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। राजनीति भी दिखाई पड़ रही है। तो फडणवीस सरकार ने आरोपों को खारिज किया और सभी को सुरक्षा देने की बात कही है। सैफ पर हमला, बॉलीवुड दहला, फरार है आरोपी, तलाश है जारी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर देर रात हुए हमले के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। वारदात के कई घंटे गुजरने के बाद भी अब तक इसका सही मकसद सामने नहीं आ सका है। हालांकि पुलिस ने सैफ अली खान के घर के भीतर ही हमला करने वाले की पहचान कर ली है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमला करने वाले को एक वीडियो में बांद्रा में सैफ अली खान के अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर पर देखा गया है। इसी अपार्टमेंट में सैफ अली खान अपने परिवार के साथ 12वें फ्लोर पर रहते हैं। पुलिस के मुताबिक ये चोरी का प्रयास प्रतीत हो रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी सारी जानकारी पुलिस सबको साझा कर रही है। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अभिनेता सैफ अली खान की स्वास्थ्य स्थिति पर लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में चाकू घुसने के कारण उन्हें चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की और अब उनकी हालत पूरी तरह स्थिर है। साथ ही उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। He sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. बताया जा रहा है कि घर में चोरी की वारदात रात 2 से 3 बजे के बीच हुई। चोर घर में घुसने के बाद नौकरानी के कमरे में पहुंचा। नौकरानी चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज सुनकर सैफ कमरे से बाहर आए। सैफ ने चोर को पकड़ना चाहा और उसी वक्त उसने चाकू से उन पर हमला कर दिया और फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे इब्राहिम अली खान पिता के साथ तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचे। इस बीच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने सैफ अली खान के बांद्रा स्थित आवास की जांच की। पुलिस अपराध के सभी पहलुओं को खंगाल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हमलावर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात महाकुंभ से जुड़ी खबर की। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से साधु संत श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। विश्व के सबसे पवित्र मेले अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर हर सनातनी पुण्य का भागीदार बनने का इच्छुक नजर आ रहा है। इस महाकुंभ में युवा साधु और साध्वी भी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा दीक्षा लेकर विश्व कल्याण की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
महाकुंभ सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र मेला माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह मेला हर बार एक नया अध्याय जोड़ता है धर्म और संस्कृति के इतिहास में। देश विदेश से लोग इस पवित्र संगम पर आते हैं। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के तट पर यह महाकुंभ और भी खास है। साधु संतों, नागाओं, अघोरियों और अन्य सन्यासियों का एक समागम एक अद्भुत नजारा है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए युवा साधु संत और सन्यासी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये अपने गुरुजनों से शिक्षा लेकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन की महिमा इसी तरह बनी रहे, इसके लिए ये भावी पीढ़ी अपने को पारंगत कर रही है। गुरुओं की दीक्षा लेने के बाद ये पूरे विश्व के कल्याण की कामना के साथ समाज के बीच सनातन के लिए काम करते हैं। इसमें कुछ लोग सन्यासी बैरागी परंपरा को निभा रहे हैं, तो कई लोग संस्कृति और ज्योतिष की शिक्षा के साथ इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये हमारा महाकुंभ है, महापर्व है और ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है और हिंदू धर्म का आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। देश विदेश से लोग इसमें आ रहे हैं और एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको ये सब कुछ चीज लेनी चाहिए, सबको सीखना चाहिए, सब चीज और देखना चाहिए। हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि रहे, धर्म की, राष्ट्र की रक्षा हो, बस यही कामना के लिए। और ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जो दुनिया देखना चाहती है वो जिम्मेदारी नए संत भी उठा रहे हैं और इनको लगता है कि सनातन को सही दिशा दे सकेंगे और सनातन को आगे बढ़ा सकेंगे। एक और उत्तराखंड की युवती ने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली, तो दूसरी ओर IIT बॉम्बे के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र रहे इंजीनियर बाबा ने विज्ञान के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्म की गहराइयों से परिचित कराया। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे विवेक कुमार पांडे को दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दीक्षा दी और उन्हें अब स्वामी केशवानंद सरस्वती का नाम प्रदान किया गया। स्वामी केशवानंद के साथ ही कोलकाता के एक अन्य युवा ने भी दीक्षा ग्रहण की। दोनों युवा सन्यासियों का ये कहना है कि सनातन के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे जैसे युवाओं की आवश्यकता है। ये भगवा वस्त्रों में जो लोग दिख रहे हैं सनातन को समर्पित लोग हैं। इनके चेहरों को देखिए, इनमें किसी को अपने परिवार के चेहरे मिल जाएंगे, किसी को इसमें भक्ति भाव मिल जाएगा, किसी में सनातन संस्कृति का दर्शन होगा, किसी में भगवान के दर्शन होंगे और इन्हीं के कंधों पर सनातन संस्कृति की जिम्मेदारी है जो पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज में लगे मेला परिसर में स्थित ब्रह्मचारियों के अखाड़े श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा में दीक्षा समारोह में ब्रह्मचारियों की दीक्षा दी गई। आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से चतुर नाम के ब्रह्मचारी इस अखाड़े में रहते हैं। प्रकाश, स्वरूप, चैतन्य और आनंद जो एक एक शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व इस अखाड़े में करते हैं। इन्हें चारों वेदों का अखाड़े में अध्ययन कराया जाता है, जिससे वे समाज में जाएं और धर्म का प्रचार प्रसार करें। ब्रह्मचारियों को हर एक चीज का ज्ञान, शिक्षा गुरुकुल द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है और उनका उपसंस्कार जिसे जनेऊ कहा जाता है वो 5 से 11 साल की अवधि में कर दी जाती है। इन अखाड़ों में लाखों ब्रह्मचारी हैं। जो ब्रह्मचारी की दीक्षा लेने के लिए आएगा वह पहले अखाड़े की और सनातन धर्म की परंपराओं को समझेगा। ब्रह्मचारी बनने के लिए परिपक्व है तो उसे ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षित किया जाता है। ब्रह्मचारी वह है जो धर्म का पालन करता है, जो सनातन धर्म की व्याख्या और प्रचार करेगा, उसे ब्रह्मचारी बनाएंगे। जो गृहस्थ से दूर है वे यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत सारे ब्रह्मचारी दीक्षित हुए और उन्होंने सामाजिक उपाधियाँ प्राप्त की। सनातन का अर्थ है व्यापकता। तो जो जिनके अंदर शिक्षा रहती है तो बहुत सारी चीजें पढ़ने से एक बुद्धि में व्यापकता आती है, चिंतन हमारी व्यापक हो। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बुद्धि की जो दृष्टि है उसमें व्यापकता है, न कि एकांगी दृष्टिकोण से सोचे। ये साधु यज्ञ, हवन, जप, तप के साथ सनातन की तमाम विधियों में पारंगत हैं और दुनिया के सनातन के लिए काम करेंगे। जाहिर है इन युवा सन्यासियों ने सनातन की सेवा भाव से प्रभावित होकर और भौतिक जगत में मानसिक शांति के लिए सनातन की राह चुनी है। ब्यूरो इनपुट के साथ रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और बात स्टार्टअप की करते हैं। भारत में स्टार्टअप इंडिया मिशन के 9 साल पूरे हो गए हैं। साल 2016 में इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और अब हर साल इस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तरीके से 9 सालों में एक पूरी प्रक्रिया बदली है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में
नवाचार और उद्यमिता की शक्ति से एक नई धारा का निर्माण हो रहा है। ये कहानी है स्टार्टअप्स इंडिया की, जो आज अपने 10वें साल में प्रवेश कर चुका है। जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, जिसने देश भर में उद्यमिता की एक नई लहर को जन्म दिया। इसके जरिए प्रधानमंत्री का सपना भारत को स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा केंद्र बनाने का था। पिछले 9 सालों में 1,59,000 स्टार्टअप्स के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ भारत वैश्विक मंच पर नवाचार और उद्यमिता का प्रतीक बन रहा है। ज़ोमैटो, नायका और ओला जैसी कंपनियां इस बात का उदाहरण हैं कि भारत अब नौकरी ढूंढने वाले देश से नौकरी देने वाला देश बन रहा है और इससे देश की आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा मिल रहा है। हेल्थ टेक और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स ने न केवल स्थानीय समस्याओं को हल किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बनाई है। स्टार्टअप इंडिया की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो योग्य स्टार्टअप्स को लगातार 3 साल तक आयकर में छूट मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। 10,000 करोड़ का विशेष फंड स्टार्टअप्स के शुरुआती चरण की फंडिंग में सहायता प्रदान करता है, जो उनके विकास को गति प्रदान करता है। जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाई गई हैं, ताकि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और विकास को प्रोत्साहन मिल सके। स्टार्टअप इंडिया पहल ने और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किया है। इससे आईटी क्षेत्र में के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो की ये पहली भारत यात्रा होगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने सिंगापुर के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक के धारवाड़ के कृषि महाविद्यालय के अमृत महोत्सव और पूर्व छात्र मिलन समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश की प्रगति में कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। चुनाव आयोग ने चुनावों में सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने अपने दिशा निर्देशों में राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा डीप फेक, AI जनरेटेड विकृत सामग्री के उपयोग पर अंकुश लगाने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किया। इसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिल सकेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्णय के मुताबिक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस साल नीट यूजी की परीक्षा पहले की तरह ही पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। बिहार के 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराने को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस AS चंदेल ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य और बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर कर स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।